हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोस पर। और आज है 2 अगस्त। बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर का सेशन आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। हमारी ये कोशिश रहती है कि हर डायमेंशन से उस क्वेश्चन को कवर किया जाए, चाहे फिर वो उसका इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली या फिर ज्योग्राफिकल व्यू हो। इसके साथ में यदि कोई साइंटिफिक, साइंस एंड टेक से भी रिलेट करता है तो हम लोग जरूर कोशिश करते हैं कि उसका वो भी डायमेंशन कवर किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर को। सबसे पहले मोटिवेशनल कोट आप लोग के लिए है, डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। लक्ष्य जब तक हासिल नहीं हुआ है तब तक अपने आप को रोकना नहीं है। यदि आप लोग को लगता है कि आप लोग थक गए हैं, लेकिन वो थकान किसकी है? जो मेहनत आप लोगों ने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगाई है, वो थकान उसी की है। लेकिन याद रखिए, लक्ष्य अभी तक हासिल नहीं हुआ है, तो जब तक आप लोगों को टारगेट अचीव ना हो जाए तब तक आप लोगों को रुकना नहीं है, क्योंकि असफलता अनाथ होती है और सफलता के कई रिश्तेदार होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर आप लोगों के लिए लाइव बैचेस जो हैं एसएसजीडी के, वो लॉन्च कर दिए गए हैं। स्टडी ग्लोज 2.0 का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कीजिए, वहां पर हर लेक्चर की आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। इसके साथ में ही आप लोग इंस्टा पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो या फिर कोई फीडबैक हो तो आप लोग मुझे दे सकते हैं। आप लोगों को लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाएगी। और इसके साथ में जो भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं उसका क्विज आप लोगों के लिए अवेलेबल रहता है टेलीग्राम चैनल के ऊपर। कल संडे था तो टॉप 50 क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर किए थे, तो आप लोगों को टॉप 50 जो क्वेश्चंस हैं उनका क्विज भी वहां से जरूर प्रैक्टिस करना है। तो चलिए 2 अगस्त के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस को हम लोग कवर करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। 1 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखिए, बेसिकली ये जो दिन मनाया जा रहा है, ये मनाया जाता है मुस्लिम वुमेन्स राइट डे। यहां पर आप लोग देखिए कि वुमेन्स के राइट्स की बात ही क्यों की जा रही है। हम लोग केवल वुमेन्स के राइट्स की बात क्यों नहीं करते? इसका मतलब ये निकला सीधा सीधा कि कहीं ना कहीं मुस्लिम जो वुमेन्स हैं उनके राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तभी तो ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। नहीं तो हम लोग सीधा सीधा जो है वो वुमेन्स राइट डे जो है वो सेलिब्रेट करते। लेकिन एक स्पेसिफिक जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर राइट्स जो हैं वुमेन्स के, उनका अबॉलिशन हो रहा है। तो अबॉलिशन कैसे हो रहा है वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने ट्रिपल तलाक के बारे में सुना होगा। तो ट्रिपल तलाक बेसिकली क्या चीज है कि यदि मान लीजिए कोई मेल कैंडिडेट है, वो अपनी वाइफ को कैसे भी, चाहे वो मौखिक रूप से, हम लोग कहें कि मान लीजिए फोन करके कहा है, किसी लेटर पर लिख के दिया है, यहां तक कि किसी दोस्त को भी कह के भिजवा दिया है तलाक तलाक तलाक, और 3 बार तलाक के बिद्दत जो है ये कह डाली है, तो उस परिस्थिति के अंदर उस महिला जो को तलाक जो है वो फिर लेना पड़ता है। लेकिन तलाक लेने का अधिकार महिला के पास में नहीं होता, इसीलिए उसके राइट्स का अबोलिशन हो रहा है। और यहां पर तलाक लेने का अधिकार केवल मेल्स के पास में है। यहां पर बात करना जरूरी है डीपीएसपी के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहां पर एक आर्टिकल है 44 आर्टिकल, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? बेसिकली जितने भी रिलीजन है, हर धर्म में गोद लेने की, विवाह करने की या फिर तलाक देने की जो प्रथाएं हैं वो सेम होनी चाहिए। और ये कहता है आर्टिकल 44, जो कि कॉमन सिविल कोड के बारे में बात करता है। और गोवा भारत का पहला ऐसा राज्य था जिसने कॉमन सिविल कोड को अप्लाई किया। लेकिन गोवा के अंदर जो कॉमन सिविल कोड अप्लाई है उसका मीन्स ये भी है कि वहां पर यदि मान लीजिए कि किसी महिला को कोई संतान नहीं हुई है 30 वर्ष की उम्र तक, तो फिर गोवा के अंदर मेल कैंडिडेट को यह अधिकार मिल जाता है कि फिर वो उस महिला को तलाक दे सकता है। तो कुछ ना कुछ कमियां जो हैं वो गोवा के अंदर जो कॉमन सिविल कोड लागू है उसके अंदर भी हैं। लेकिन हम लोग सबसे पहले इसके ओरिजिन के बारे में बात करना चाहेंगे कि इसका ओरिजिन हुआ कहां से था। तो जो ब्रिटिश एम्पायर था, ब्रिटिश एम्पायर ने हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो भेद है, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले ये जो ट्रिपल तलाक की कंडीशन है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। और वहीं से फिर इसने क्या किया, इस प्रथा ने भारत के अंदर एंट्री ली है। हम लोग आगे इसको समझते हैं। चलिए यहां पे देखिए आप लोग, 1 अगस्त जो है इज सेलिब्रेटेड एज मुस्लिम वुमेन्स राइट डे ऑल ओवर इंडिया। This day is celebrated to commemorate
द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ अगेंस्ट ट्रिपल तलाक। तो ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट में जो भी लॉज हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए 1 अगस्त का दिन जो है वो मनाया जाता है मुस्लिम वुमेन्स राइट डे के रूप में। यहां पे देखिए कि 1 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि वर्ष 2019 के अंदर सबसे पहले लोकसभा और फिर उसके बाद में राज्यसभा से एक बिल जो था वो पारित करवाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। और उसके बाद ही क्या हुआ कि 1 अगस्त से ये जो डे है वो सेलिब्रेट किया जाने लगा। फिर हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये ट्रिपल तलाक क्या होता है। तो बेसिकली ये एक मुस्लिम लॉ है, पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी जो है वहां पर ये लॉ जो है वो लागू होता है। लॉ भी नहीं कहेंगे हम लोग इसको, बेसिकली एक फरमान कहेंगे। तो ट्रिपल तलाक मींस लिबर्टी फ्रॉम रिलेशनशिप ऑफ मैरिज। तो लिबर्टी मतलब जो विवाह कर रखा है उससे जब लिबर्टी लेनी है तो ये ट्रिपल तलाक वर्ड जो है वो यूज करते हुए ये सेपरेट करता है किसी मेल कैंडिडेट को फ्रॉम फीमेल कैंडिडेट से, जो कि एक पेयर के रूप में काफी लंबे समय से बने हुए थे या फिर उनकी मैरिज जो थी वो हो चुकी थी। ठीक है, तो 3 बार जो है वो तलाक कहा जाता है और फिर वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक वर्ड जो है वो भी यूज लिया जाता है, वो है तलाके बिद्दत। तो तलाके बिद्दत का मीन्स जो है, यदि आप लोग मेंस आंसर राइटिंग के अंदर ऐसे वर्ड्स को यूज करते हैं तो आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं, इफेक्टिवनेस जो है वो काफी हद तक बढ़ जाता है। चलिए, भारत के अंदर जो बिल है इसके लिए लॉज क्या हैं, जो बिल पारित किया गया था बेसिकली उसके लिए क्या क्या जो है वो लॉज फ्रेम किए गए थे वो हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम लोग जानते हैं मुस्लिम वुमन बिल 2019 के नाम से इसे जाना जाता है। और 30 जुलाई 2019 को इसे पारित किया गया और 1 जुलाई 2019 को 1 अगस्त 2019 को ये क्या हो गया, ये लागू हो गया। तो राज्यसभा से इसे पास किया गया था 99 वोट्स के साथ में और 84 वोट्स क्या थे इसके अगेंस्ट थे। लेकिन ये इससे पहले लोकसभा से पारित हो चुका था। यहां पे देखिए कि यदि कोई मेल यानी कि मेन कैंडिडेट है वो यदि इस कानून का अब उल्लंघन करेगा तो यहां पर उसे 3 साल की सजा का प्रावधान है। ये क्वेश्चन जो है वो एनटीपीसी के एग्जाम में और जैसे वनडे एग्जाम्स होते हैं वहां पर ये क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखना कि 3 साल की सजा का प्रावधान है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए द लॉ आल्सो मेक्स ट्रिपल तलाक एक कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये। ठीक है, तो इसमें बेल जो है वो भी नहीं मिलती है। इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा बाय मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस रवि शंकर। तो आपको पता होगा कि उस समय जो थे रविशंकर वो क्या थे, मिनिस्टर ऑफ लॉ थे। और इन्होंने क्या किया था कि 21 जून 2019 को इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था और उसके बाद में लोकसभा और फिर राज्यसभा से वो पारित हुआ था। जानते हम लोग कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। मैरिज हुई, डिवोर्स हुआ, इसके बाद में इनहेरिटेंस मतलब जो एडॉप्शन लिया जाता है, दत्तक जो होते हैं, इसके बाद में एडॉप्शन है, ये जो है इनकी सबकी प्रथाएं हर धर्म के अंदर, ऑल रिलीजन के अंदर, ऑल कम्युनिटीज के अंदर वो सेम होती है और इसे ही कहा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आज क्वेश्चन ये है कि क्या भारत जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए तैयार है। बेसिकली भारत के अंदर आज भी यदि लागू कर दिया जाए तो किसी कानून को बनाने का मतलब ये नहीं है कि वो उस देश के अंदर अच्छे से लागू हो जाएगा। यहां पर एक बात आप लोगों को बहुत अच्छे से सीखनी पड़ेगी कि जिस देश के अंदर सभी व्यक्ति अच्छे हैं, सभी व्यक्ति समझदार है, वहां पर किसी कानून की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। और जहां पर किसी देश के अंदर सभी लोग करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं, वहां पर भी किसी कानून की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। कानून की जरूरत वहां पड़ती है जहां पर दोनों की बैलेंस कंडीशन रहती है। समाज के अंदर अच्छे लोग भी रहते हैं और बुरे लोग भी रहते हैं। तो अच्छे लोगों को प्रोटेक्शन करने के लिए फ्रॉम जो भी करप्ट लोग हैं उनसे प्रोटेक्शन करने के लिए ही लॉज जो है वो बनाए जाते हैं। क्योंकि सारे अच्छे लोग रहेंगे तो वो लॉज को अबॉलिश नहीं करेंगे और जो जितने भी बुरे लोग, मान ली सोसाइटी में सारे ही बुरे लोग हैं तो फिर वो कानून को मानेंगे ही नहीं। इसलिए कानून जो है वो इंप्लीमेंट तभी हो पाता है जब ये बैलेंस वाली कंडीशन जो है वो अप्लाई होती है। तो आर्टिकल 44 के बारे में मैंने आप लोग को बताया जो कि बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। चलिए, ओरिजिन हम लोग देख सकते हैं कि 1835 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट जो थी वो सबमिट की थी रिलेटेड टू क्राइम्स इन रिलीजियन।
ठीक है। तो वहां पर इस चीज को आइडेंटिफाई किया गया कि जितने भी हिंदू और मुस्लिम्स के पर्सनल लॉज हैं उनको और ज्यादा एक्सप्लेन किया जाए, और वहीं से फिर ये कॉमन सिविल कोड का जो कंसेप्ट है वो उठकर आता है। तो ये एक ब्रिटिश एरा है, आप लोग को समझना पड़ेगा, इंडिया में पहले नहीं था। याद रखिए, ये जो बीज बोए हुए हैं ये सारे के सारे ब्रिटिश एम्पायर के हैं, और आज उन परिस्थितियों से हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जरूरत है कि हम ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकलें। यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि 2021 में, मतलब 20 अप्रैल 2021 को जो हमारे चीफ जस्टिस थे, देखिए इसके लगभग 4 दिन बाद ही, मतलब 24 अप्रैल को ऐसे बोबडे जो थे वो रिटायर हुए थे अपने पद से, और एनवी रमन्ना 48वें मुख्य न्यायाधीश बने थे। ऐसे बोबडे ने ये कहा था कि ये जो कॉमन सिविल कोड गोवा के अंदर लागू है, ये क्या है, दूसरे राज्यों के लिए एक मिसाल है। उन्होंने इस कानून को क्या किया था, एप्रिशिएट किया था। तो गोवा के अंदर अगर ये लागू है तो दूसरे स्टेट्स के अंदर लागू क्यों नहीं हो सकता है? तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जरूर याद रखिएगा। किन दो देशों की नौसेना के बीच कॉर्पेट संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो रिसेंटली जो है वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में कॉर्पेट संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है। देखिए, जितने भी इंडियन ओशन को टच करने वाली कंट्रीज हैं उनके साथ में भारत को मिलिट्री एक्सरसाइज जो है, नेवल एक्सरसाइज, वो कंडक्ट करवाने की जरूरत है। क्योंकि आप लोगों ने चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के बारे में सुना होगा, जिसमें चाइना का ये टारगेट है कि वो मैक्सिमम कंट्रीज के अंदर इंडियन ओशियन में वो अपने पोर्ट जो है वो निर्मित करता है। भारत को घेरने की ये नीति है। तो रिसेंटली इंडिया ने इंडोनेशिया के साथ जो है ये कॉर्पोरेट संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है इसको आयोजित करने का निर्णय लिया है। सबसे पहले हम लोग इंडोनेशिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन को देख लेते हैं। यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि इंडियन ओशियन के अंदर इंडोनेशिया स्थित है। सबसे पहले आप लोग आइए मलेशिया के ऊपर, मलेशिया के फिर नीचे है इंडोनेशिया। तो मलेशिया और यहां पर जो सुमात्रा आइलैंड है इंडोनेशिया का, इसके बीच में है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। मलक्का जल संधि मलेशिया और सुमात्रा को एक दूसरे से अलग करती है, जबकि हम लोग कहें बे ऑफ बंगाल और यहां पर साउथ चाइना सी को आपस में कनेक्ट करती है। यहां पर एक चीज के बारे में हम लोग और बात करेंगे, थाईलैंड के बारे में। देखिए, यदि मान लीजिए बे ऑफ बंगाल से हमें साउथ चाइना सी में जाना है तो डायरेक्ट ये भी रास्ता तो निकल सकता है ना, ये वाला। तो फिर यहां पर चाइना ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था कि वो क्या करेगा कि दक्षिणी साउथ थाईलैंड जो है यहां पर इस लैंड को कट करेगा यहां से, जो कि 1200 किलोमीटर के आसपास है। और इस लैंड को यदि वो कट करता है तो यहां से एक कैनाल डेवलप हो जाएगी, और उस कैनाल को चाइना ने क्या नाम दिया था, करा कैनाल प्रोजेक्ट। करा कैनाल प्रोजेक्ट जो है वो दक्षिणी थाईलैंड को एक कैनाल के रूप में काट कर साउथ चाइना सी से बे ऑफ बंगाल में आने का रास्ता है। यदि ये सक्सेसफुल होता है तो 7 घंटे का समय जो है वो चाइना को कम लगेगा बे ऑफ बंगाल में आने में। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है ये जहां से गुजरती है, तो यहां से ये 0 डिग्री इक्वेटर लाइन गुजर रही है। ये जो आइलैंड है ये है बोर्नियो। तो बोर्नियो आइलैंड जो है वो एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है और पूरे विश्व का थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड है। एशिया में कौन सा है, एशिया में है फर्स्ट नंबर पर, और पूरे वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड है बोर्नियो है। और यहां पर देखिए आप लोग, ये जो बोर्नियो आइलैंड है इस पर 3 देशों का अधिकार है। कौन कौन से हो गए, एक तो है मलेशिया, ठीक है, मलेशिया की कैपिटल क्या है, कुआलालंपुर। दूसरा है कौन सा, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। और तीसरा है ब्रुनई, ठीक है, यहां पे ये देखिए आप लोग ब्रुनई, और इसकी कैपिटल है बंदर सिरी बागवान। तो ये 3 देश जो हैं इन्होंने कैप्चर कर रखा है किसको, बोर्नियो को, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है। देखिए, इंडोनेशिया ने रिसेंटली ये भी डिसाइड किया था कि वो अपनी राजधानी जो है वो जकार्ता से ट्रांसफर करेगा, कहां पर, काली मंतान के अंदर। तो काली मंतान में ट्रांसफर करने का डिसाइड भी उसने इसीलिए किया क्योंकि जकार्ता जो है वो धीरे धीरे पानी में डूबता हुआ जा रहा है। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप लोग देखिए कि ये है सुंडा, तो सुमात्रा और यहां पर ये जो जकार्ता है इसको एक दूसरे से अलग करता है जावा आइलैंड को। ये है कौन सा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सुंडा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, अब लेक्चर को आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो कॉर्पेट जो है वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में कब से कब तक, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 30 और 31 जुलाई 2021 को एक कंडक्ट करवाई गई है इंडोनेशिया के अंदर, और ये कौन सा वर्जन है, 36th वर्जन है,
ठीक है, इंडिया की तरफ से इसमें शिप जो है, नेवल शिप, वो सरयू ने पार्टिसिपेट किया है। ये भारत की इंडिजीनियस एक शिप है। और इसके साथ में इंडोनेशिया की है नेवल शिप KRI बंग टोमो। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों देशों की तरफ से नेवल शिप जो है, इन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इसका, कि ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सरसाइज इज टू कीप द इंडियन ओशन रीजन सेफ एंड सिक्योर। किसको? इंडियन ओशन को। फॉर कमर्शियल शिपिंग, इंटरनेशनल ट्रेड एंड कंडक्ट ऑफ लॉफुल मैरिटाइम एक्टिविटीज। तो इंडियन ओशन के अंदर शांति बनाए रखने के लिए ये जो है ऑपरेशन कंडक्ट कराया गया है। तो यहां से एक मीन्स हम लोग ये भी निकाल सकते हैं, तो क्या इंडियन ओशियन के अंदर हलचल जो है वो क्यों है? देखिए यहां पर जैसे इंडियन ओशियन से और दूसरे सोमालिया जैसे कंट्री जो है वो टच करते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा कि जितने भी जैसे समुद्री डाकू हैं, लुटेरे हैं, तो उनसे भी इसको सेफ्टी जो है सिक्योर वो रखना है। इसके साथ में ही जो अनलॉफुल है, आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार इलीगल शिप्स जो हैं वो एंट्री कर जाती हैं, तो वहां उनके लिए भी क्या है, इसको सिक्योर बनाने का एक टारगेट है। तो चाइना जो है उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है। वो क्या करना चाहता है कि इंडो ने इसके अंदर हिंद महासागर के अंदर, इंडियन ओशियन के अंदर वो अपने पोर्ट को डेवलप करता है। जैसे श्रीलंका के अंदर है हम्बनटोटा, फिर म्यांमार के अंदर है सितवे पोर्ट, ठीक है, बांग्लादेश के अंदर है चितगांव, पाकिस्तान के अंदर है ग्वादर। तो ये जो बंदरगाह हैं इनको चाइना डेवलप कर रहा है, और इसी के लिए पॉलिसी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। एक और की हम लोग बात करना चाहेंगे, पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि यहां से आप लोग देखिए, यहां पर ये जो POK पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, वहां से ये पास हो रहा है, और इंडिया इसका ऑब्जेक्शन कर रहा है। ऑब्जेक्शन करना भी बनता है क्योंकि ये POK जो है वो डिस्प्यूटेड एरिया है पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में, और यहां से ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो गुजर रहा है, और ये कहां तक पहुंच रहा है, ग्वादर बंदरगाह तक पहुंच रहा है, चाइना के कासरगर जो है यहां से शुरू होकर। ठीक है, यहां पे आप लोग देख सकते हैं ये है ईरान, ईरान के बाद में ही ये है अफगानिस्तान। तो ईरान के अंदर भारत ने चाबहार जो पोर्ट है इसको डेवलप किया है, ताकि वो अफगानिस्तान तक उसका जो मध्य एशिया में, मिडिल ईस्ट जो एशिया है, मिडिल जो एशिया है वहां पर वो पहुंच अपनी बना सके। इसीलिए ईरान के अंदर चाबहार बंदरगाह जो है वो उसने डेवलप किया है। चलिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं, जैसे मैत्री है, फिर आप लोग देख सकते हैं वज्र प्रहार है, युद्ध अभ्यास है, नॉमेडिक है। तो आप लोग ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज हैं इनको जरूर से याद कीजिएगा। ठीक है, तो ये है संप्रीति है, सूर्य किरण है, तो इनको जरूर से आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए कि भारत बिल बिल भुगतान प्रणाली, यानी कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो है, इसकी नई CEO जो है वो कौन बनी है? तो नूपुर चतुर्वेदी जो है वो न्यू क्या बनी है? CEO बनी है। इससे पहले ये पेयू के अंदर और एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर क्या रह चुकी हैं? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुकी हैं, और अब जो है इनको CEO बनाया गया है। किसमें? भारत बिल पेमेंट सिस्टम के अंदर। यदि हम लोग बात करें तो RBI जो है वो इसको क्या करता है? रेगुलेट करता है, और इसको ऑपरेट किया जाता है NPCI, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जितना भी पेमेंट ट्रांसफर होता है उसके लिए रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ये सिस्टम। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखिए, हम लोग यदि बात करें RBI की, तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि RBI जो है, RBI को बनाया गया था 1 अप्रैल 1935 को। यंग हिल्टन जो कमीशन था उसके आधार पर ही क्या बनाया गया था? RBI को फ्रेम किया गया था। भारत का GI टैग प्राप्त फाजिल आम जो है, इसको बहरीन में निर्यात किया गया है। इस आम का संबंध किस राज्य से है? तो वेस्ट बंगाल जो है उससे इस आम का संबंध है, और इसको GI टैग भी मिल चुका है। ठीक है, GI टैग जो है ये भी इसको मिल चुका है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि नागालैंड से जो राजा मिर्च है, ठीक है, राजा मिर्च जो है इसको लंदन के अंदर क्या किया जाएगा? एक्सपोर्ट किया जाएगा, और वो भी एक GI टैग प्रोडक्ट था। तो आप लोग देख सकते हैं कि बहरीन के अंदर इसको क्या किया जाएगा? एक्सपोर्ट किया जाएगा, और ये कहाँ का है? वेस्ट बंगाल से है, ताकि यहाँ पर जितने भी प्रोड्यूसर जो हैं उनको एक अच्छे दाम मिल सके, क्योंकि इसको GI स्टेटस जो है वो प्राप्त है। इसका मीन्स है कि GI टैग जिसको मिल चुका है, तो इसके नाम का मिसयूज जो है वो कोई दूसरा व्यक्ति या कंपनी ना कर पाए, इसलिए इसको GI टैग दिया जाता है। बहरीन की हम लोग लोकेशन देख सकते हैं, यहां पर यह है अरेबियन सी। अरेबियन सी से हम लोग जो गल्फ ऑफ ओमान है इसको पार करते हुए यहां पर है कौन सी? स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, और फिर हम लोग बढ़ते हैं कहां पर? ये गल्फ ऑफ पर्शिया के अंदर, और फिर यहां पर है कौन सा? बहरीन, यहां पर एक कंट्री है। चलिए, लोकेशन हम लोग देख चुके हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट है। बहरीन और इंडिया के रिलेशंस काफी अच्छे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है कि जो कि अपने क्षेत्र के अंदर एक स्पेसिफिक एक आइडेंटिफिकेशन जो है वो रखते हैं, ताकि उनका जो है वो मिसयूज ना किया जा सके। जैसे हम लोग बात करें दार्जिलिंग की चाय की, तो दार्जिलिंग की चाय वो पहला प्रोडक्ट था जिसको पहली बार जीआई टैग दिया गया था 2004 के अंदर। यदि मान लीजिए कोई दार्जिलिंग की चाय कहकर किसी और को बेचता है, यहाँ पे आप लोग समझिए कि एक दूसरा कंट्री है, मान लीजिए ब्रिटेन है। अब यहाँ पर दार्जिलिंग की चाय जाती है कहाँ से? वेस्ट बंगाल से, ठीक है। और मान लीजिए कोई दूसरा स्टेट है कर्नाटक, तो कर्नाटक जो है वो ब्रिटेन को ये कहकर नहीं बेच सकता कि ये दार्जिलिंग की चाय है। वो अधिकार जो है वो किसके पास में है? वो दार्जिलिंग के पास में ही है। तो टॉप 5 जो जीआई टैग्स है वो हम लोग देख सकते हैं। गुच्छी मशरूम है जम्मू एंड कश्मीर का, हापुस मैंगो है, हापुस आम है महाराष्ट्र का, सुंदरबन की जो हनी है, शहद जो है वेस्ट बंगाल का है, तेल या रुमाल तेलंगाना का है, सैफरन जो है वो है जम्मू कश्मीर का। चलिए, किस भारतीय ने बजट एयरलाइंस अकासा जो है इसको लॉन्च करने की घोषणा की है? तो राकेश झुनझुनवाला जो हैं इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि नई एयरलाइन जो है उसको ये क्या करेंगे? लॉन्च करेंगे। और इस साल के अंत तक ये जो एयरलाइंस है उसको लॉन्च कर दिया जाएगा। और इसमें खर्च आप लोग देख सकते हैं कि 260 करोड़ रुपए जो है ये पूरा इन्वेस्ट इसके अंदर किया जाएगा नेक्स्ट 4 ईयर के अंदर। तो 4 साल के अंदर 70 एयरक्राफ्ट जो हैं वो भी इसके अंदर क्या किए जाएंगे? इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। चलिए, किस राज्य की सरकार ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक विजेता मीराबाई चानू को एएसपी मतलब असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वो नियुक्त किया है? तो ये मणिपुर की गवर्नमेंट ही कर सकती है, क्योंकि इनका संबंध जो है वो मणिपुर से ही है। रिसेंटली आपको पता होगा कि मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता था, और सिल्वर मेडल जीतने के बाद जो था मणिपुर की गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया था कि इनको क्या किया जाएगा कि 5 करोड़ रुपए की राशि जो है वो भी इनको भेंट की जाएगी। चलिए, यहाँ पे हम लोग मीराबाई चानू के बारे में बातचीत करना चाहें तो जब भी वेट लिफ्टिंग का जो कंपटीशन होता है तो वो 2 स्टेज के अंदर उसको फाइट किया जाता है। यहाँ पर आप लोगों को 2 स्टेज दिख रही हैं। पहली बार में क्या होता है कि आपके पास में जो वेट है, मान लीजिए 87 केजी का वेट है, इस वेट को एक बार में ही ऊपर उठाया जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं क्लीन कहा जाता है इसको, ठीक है। तो क्लीन वेट लिफ्टिंग में एक बार में ही बिना कंधे पर रखे तो एक ही स्टेप में इसको पूरा ऊपर उठा लिया। लेकिन जो जर्क होता है, जर्क वेट लिफ्टिंग में क्या होता है कि एक बार उठाकर पहले कंधों पर रखना होता है और फिर उसके बाद में ऊपर उठाया जाता है, तो इसको कहा जाता है जर्क वेट लिफ्टिंग। तो यहाँ पर 2 कंपटीशन, दोनों कंपटीशन के अंदर जो खिलाड़ी रहता है, ठीक है, एथलीट रहता है, उसको मैक्सिमम स्कोर जो है वो करना पड़ता है। और वो जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट जो है, ठीक है, जिसमें एक बार में ऊपर उठाया गया है, तो 3 जो हैं उसके अंदर मैक्सिमम स्कोर को काउंट किया जाएगा। फिर सेकंड स्टेज के अंदर 3 चांस दिए जाएंगे, उसमें मैक्सिमम अटेम्प्ट जो है यानी कि अच्छा अटेम्प्ट उसको काउंट किया जाएगा। दोनों को ऐड करके जो मैक्सिमम रहेगा फिर वो स्कोर निकाला जाएगा। यदि वो हाईएस्ट रहता है तो मतलब इनका सेकंड हाईएस्ट था, फिर इनको सिल्वर मेडल जो था वो दिया गया था। तो 49 केजी जो है इनका कौन सा है? वो कैटेगरी है। हाल ही में किस राज्य ने भारत में मनुष्यों को H5N1 का मामला दर्ज किया गया है? तो रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा जो स्टेट है वहां पर H5N1 मतलब बर्ड फ्लू का जो मामला है वो दर्ज किया गया है। देखिए, जब भी कोई बीमारी होती है वो किसी जानवर से, किसी पक्षी से जब इंसान के अंदर फैलती है तो ऐसे डिजीज को हम लोग कहते हैं जूनोटिक डिजीज। तो जूनोटिक डिजीज हम लोग कहते हैं, जैसे मान लीजिए निपा वायरस है, हम लोग कोविड को भी कह सकते हैं, कोरोना वायरस को, क्योंकि यदि मान लीजिए कि ये वुहान लैब से निकला है या फिर हम लोग कहें कि वुहान के सी फूड मार्केट से आया है, तो फिर हम लोग कहेंगे कि ये क्या है? एक जूनोटिक डिजीज है। बर्ड फ्लू को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़ी आश्चर्य की बात है कि सितंबर 2019 के अंदर इंडिया डिक्लेयर्ड इटसेल्फ फ्री फ्रॉम बर्ड फ्लू। देखिए, 2019 के अंदर इसको फ्री फ्रॉम बर्ड फ्लू घोषित किया चुका है इंडिया को, लेकिन फिर भी आज भी इसके केसेस जो हैं वो बहुत ही ज्यादा देखे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि 2006 के अंदर सबसे पहले यहाँ पर आउटब्रेक हुआ था महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर, उसके बाद वेस्ट बंगाल केरल के अंदर फिर केसेस देखे गए, और उसके बाद में कई जगह जो है केसेस देखे गए, लेकिन 2019 में इस पर काबू पाया गया और इंडिया को बर्ड फ्लू जो है फ्री अनाउंस किया गया। यहां पर आप लोग H5 और N ये दोनों वर्ड जो है इनको समझिए। ये दोनों जो हैं वो क्या है? प्रोटीन है। तो प्रोटीन का एक जो रूप होता है वो है H5 और दूसरा कौन सा है? N1।
H5 जो है वो 1 से लेकर 18 तक चलता है, जैसे H1, H2, H3, H18 तक चलता है, जबकि N जो है वो लगभग चलता है N1 से लेकर N9 तक। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, वो एक तरीके के प्रोटीन हैं। यहाँ पे हम लोग बात करना चाहेंगे सांबर लेक के बारे में। राजस्थान के अंदर स्थित है सांबर लेक, और वहां पर 18,000 जो पक्षी मारे गए थे, उनका कारण था एवियन बोटुलिज्म। एवियन बोटुलिज्म बेसिकली एक बैक्टीरिया होता है जो कि मिट्टी के अंदर पाया जाता है। वो मिट्टी के अंदर पाए जाने वाला बैक्टीरिया जब किसी पक्षी के शरीर में पहुंचता है तो फिर पक्षियों की यहां पर मौत हो जाती है, तो इसे कहा जाता है एवियन बोटुलिज्म। काफी एग्जाम्स के अंदर पूछा गया था, लेकिन शुरुआत में ये कयास लगाए जा रहे थे कि बर्ड फ्लू के कारण ऐसा कुछ संभव हुआ है। इसके बाद में एक और हमारे पास में एग्जाम्पल है कि पोंग डैम जो है वहां पर लगभग 100 पक्षियों की, यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि 5,000 पक्षियों की मौत जो है वो बर्ड फ्लू के कारण हुई थी। ठीक है, बर्ड फ्लू के कारण हुई थी। यहां तक कि बर्ड फ्लू इतना फैला था कि राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट, वहां पर धारा 144 जो थी वो भी लागू कर दी गई थी बर्ड फ्लू के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका नाम की अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है? तो रिसेंटली रशिया के द्वारा ये बहुत ही बेहतरीन काम किया गया है। देखिए, यदि हम लोग बात करें सबसे पहले नौका की, इसका मीन्स है साइंस। रशिया के अंदर इसको साइंस कहा जाता है। आप लोग को ये तो पता होगा कि जब भी कोई एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाते हैं तो फिर वो स्पेस वॉक करते हैं। उनके लिए कई फैसिलिटीज की जरूरत पड़ती है, टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, और उसी के लिए ये जो नौका है, ये रशिया का मोस्ट एम्बिशियस क्या है, ये प्लान है। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो नौका विल सर्व एज न्यू साइंस फैसिलिटी, डॉकिंग पोर्ट, स्पेस वॉक, एयरलॉक फॉर फ्यूचर ऑपरेशंस। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो स्थापित किया गया था 5 पार्टिसिपेटिंग जो कंट्रीज हैं उनकी स्पेस एजेंसीज के द्वारा, जैसे नासा है यूएसए की, फिर रॉसकॉस्मोस है रशिया की, उसके बाद में फिर जैक्सा है जापान की, एएसए है यूरोप की, और फिर है कनाडा की। तो यहाँ पर 5 जो है वो पार्टिसिपेटिंग स्पेस एजेंसीज हैं, उनके द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। और उन्हीं की फैसिलिटी के लिए ये जो नौका है ये किसके द्वारा, रशिया के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, और भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे चाइना ने ये कहा है कि वो 2022 के अंत तक त्यानहे जो है ये एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसको निर्मित कर लेगा, और भारत का जो है खुद का स्पेस स्टेशन निर्मित करने का 2030 तक प्लान है, और उसके साथ में यूएस, रशिया और चाइना जो है वो भी क्या रहेंगे, इस क्लब में शामिल हो सकते हैं। तो 2030 तक इंडिया और 2022 तक चाइना जो है वो खुद के स्पेस स्टेशन लॉन्च करेंगे। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो है इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि आरबीआई के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, 1949 का जो एक्ट है उसको इस बैंक के द्वारा फॉलो नहीं किया गया। यहां पर एनपी जो था वो ज्यादा बढ़ता गया। इसके साथ में यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि सफिशिएंट डिड नॉट हैव सफिशिएंट पोटेंशियल फॉर कैपिटल एंड इनकम। तो इसमें समस्या कैसे आई? वो आई नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के कारण। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति लोन लेता है और 90 दिन तक उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी नहीं चुका पाता है तो उसको एनपीए के अंदर काउंट किया जाता है। यहां पर हम लोग बात करें आरबीआई की, तो इसके हेडक्वार्टर कहां है? वो है मुंबई के अंदर। ब्रिटिश राज के अंदर इसको फाउंड किया गया था 1 अप्रैल 1935 में यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर, और इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है कोलकाता। तो बेसिकली 1784 के अंदर, 1774 के अंदर सबसे पहले जैसे कोर्ट स्थापित हुआ था, कहां पर? कोलकाता के अंदर। ठीक वैसे ही इसको कोलकाता के अंदर ही 1935 के अंदर स्थापित किया गया था। देखिए, यहां पर एक आप लोगों को वर्ड देखने को मिल रहा है, एक न्यूज है द हिंदू की, कि आरबीआई जो है वो प्लान कर रहा है डिजिटल करेंसी फॉर इंडिया। तो यहां पे हम लोग देखना चाहेंगे कि इस करेंसी का नाम है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी जो है ये इसको कहा जा रहा है। बेसिकली बस ये है कि रुपए की जगह पर आपको एक डिजिटल जो नंबर है वो दिया जाएगा और वही आपकी करेंसी कहलाएगी। देखिए, ये फ्यूचर का प्लान है आरबीआई का, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में जानना जरूरी था। कौन सा देश अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होगा? और आतंकवाद है, समुद्री सुरक्षा है, शांति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा। तो ऐसा जो काम है वो इंडिया के द्वारा, मतलब इसकी
जो सुरक्षा परिषद है इसकी अध्यक्षता इंडिया के द्वारा की जाएगी। तो ये अगस्त के लिए केवल यहाँ पर जो है वो अध्यक्षता मिली है और भारत जो है वो 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो अनाउंस किया गया था कब? 1 जुलाई 2021 को। ये भी आप लोग जरूर से याद रखिएगा। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये जो है वो कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए हम लोग बात करें ह्यूमन ट्रैफिकिंग की तो आप लोग पॉलिटी से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। आर्टिकल 23 और 24 यहाँ पर मानव दुर्व्यापार मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बताया गया है कि इसको कैसे रोका जाए। इसके खिलाफ कई कानून जो थे वो 1955, 1958 के अंदर भी बनाए गए थे। तो इसके लिए ये जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या है? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, विक्टिम वॉइसेस विल मूव फॉरवर्ड। ये इस बार इसकी थीम रही है। तो 30 जुलाई को जो है वो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये मनाया जाता है। यहाँ पे ये अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की है? तो कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा ये बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव लिया गया है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि कैबिनेट की फर्स्ट मीटिंग थी और वहां पर 1000 करोड़ की मदद से ये जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इसको क्या किया गया है? शुरू किया गया है कर्नाटक के। और रिसेंटली यहाँ पर जो थे वो जो वीएस येदुरप्पा थे, ठीक है, येदुरप्पा के स्थान पर बसवराज बोम्मई जो हैं इनको क्या बनाया गया है? मुख्यमंत्री बनाया गया है। चलिए, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडावी ने मेडिकल एजुकेशन में किन छात्रों को आरक्षण देने का ऐलान किया है? तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो है वो दोनों कैटेगरीज इसके अंदर शामिल है और उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। ओबीसी के लिए 27% है, जबकि हम लोग बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए वो है 10%। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उनके लिए 10% का आरक्षण जो है वो मेडिकल फील्ड के अंदर और डेंटल एजुकेशन के अंदर दिया जाएगा। और ये एप्लीकेबल रहेगा जो ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है इन मेडिकल एंड डेंटल एजुकेशन के अंदर। नाबार्ड ने किस राज्य के जिलों में पेयजल परियोजना के लिए 445.89 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है? तो रिसेंटली पंजाब के जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर इस चीज को मंजूरी दी गई है नाबार्ड के द्वारा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक तो है फजिल्का, होशियारपुर है, उसके बाद में फिरोजपुर है, फिर है रूपनगर। तो 4 डिस्ट्रिक्ट के पंजाब जो हैं, पंजाब के 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनको ये अप्रूवल दी गई है कि वहां पर 70 लीटर पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर जो है वो पर पर्सन पर डे जो है वो क्या किया जाएगा? वहां पर प्रोवाइड कराया जाएगा। नाबार्ड की हम लोग बात करें तो 12 जुलाई 1982 को इसको फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर और इसको फॉर्मेशन आप लोग देख सकते हैं 12 जुलाई 1982 को ही किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये आता है। तो आप लोग यहाँ पे हेडक्वार्टर और ये डेट जो है वो जरूर याद रखिएगा। विश्व रेंजर दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 31 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि रेंजर्स आपको पता है कि वो जंगल में वर्क करते हैं, ठीक है, तो उनकी जान का काफी खतरा रहता है। तो उन्हें सबसे पहले तो उनको सल्यूट करने के लिए या फिर उनको एक तरीके से हम लोग चाहते हैं कि सम्मान देने के लिए ये जो दिवस है वो 31 जुलाई को मनाया जाता है। और जो भी रेंजर जो हैं वो उनकी जान चली जाती है या फिर इंजर्ड हो जाते हैं किसके अंदर? वो ड्यूटी के अंदर, तो उनके लिए दिवस जो है वो मनाया जाता है। चलिए, 2 अगस्त के करंट अफेयर को हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग 31 जुलाई के जो करंट अफेयर है उनको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। वेयर विल द 33rd समर ओलंपिक जो है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे? तो वो पेरिस के अंदर किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जो है वो वंतिका अग्रवाल ने जीता है। चाइना रूम पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो कौन है? वो है संजीव सहोता। दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त जो है वो कौन बने हैं? राकेश अस्थाना। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो सतपुड़ा जो है वो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा ये अनाउंस किया गया है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी में आरक्षित करने वाला पहला राज्य जो है वो कौन बना है? तो कर्नाटक जो है वो पहला राज्य बन गया है। किस देश ने भारत सहित अपनी कोविड-19 रेड लिस्ट के अंदर शामिल देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो है सऊदी अरब। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में शामिल किए जाने वाला एकमात्र भारतीय शहर जो है वो कौन सा है? वो है इंदौर। विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में कृषि उत्पादक निर्यातकों में भारत का स्थान क्या रहा है? तो वो रहा है 9वां। किस राज्य सरकार ने स्थानीय व्यापारियों की मदद के लिए निर्यातक बनो मिशन शुरू किया है?
तो ये जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट का है। वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर जो है वो आईएमएफ ने 9.5 जो है वो अनुमानित की है। नागालैंड की जो राजा मिर्च है इसको सबसे पहले कहाँ किया जाएगा, लंदन के अंदर निर्यात किया गया है। हाल ही में मलेशिया द्वारा विकसित हेपेटाइटिस सी के लिए दुनिया की पहली सस्ती दवा का नाम क्या है, तो वो है रविडासिविर जो है ये इस दवा का नाम है। चलिए ये हमारा स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था लास्ट। इसका आंसर क्या है कि राज्यसभा के अंदर जो उपनेता अनाउंस किए गए हैं, अपॉइंट किए गए, वो कौन है, मुख्तार अब्बास नकवी। चलिए आज आप लोगों के लिए स्टडी ग्लोस क्वेश्चन है कि किस देश में चूहों की तादाद बढ़ने के कारण किसानों को राहत पैकेज अनाउंस किया गया है। ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर जरूर करना, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोग मुझे इंस्टा पर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हो। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ जो है विद आंसर्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाएगी, और जो भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं उसका क्विज जो है वो अवेलेबल रहता है। तो संडे को टॉप 50 का जो क्वेश्चंस जो क्विज है वो अवेलेबल करवाया गया है, उसको भी आप लोग अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। स्टडी ग्लोज आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।